नेक्स्ट है अपना ह्यूमन ज्योग्राफी का, ह्यूमन ज्योग्राफी। नेक्स्ट अपनी अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2। और इस अध्याय में हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व की प्रमुख जनजातियां। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 दोनों ही यूनिट फेस्ट के हिस्से हैं, इकाई फेस्ट के हिस्से हैं। और यूनिट फेस्ट 4 मार्क्स की है, 4 नंबर की है। तो यहां से छोटे प्रश्न पढ़ने की संभावना है, बड़ा प्रश्न एक भी नहीं है। ब्लू प्रिंट में 2 नंबर का प्रश्न या 1-1 नंबर के 2 प्रश्न, मैक्सिमम 2 नंबर के प्रश्न की संभावना है। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हमें विश्व की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम जनजाति के अर्थ के बारे में देखेंगे, डेफिनेशन भी 1-2 अपन क्लियर करेंगे। उसके बाद विश्व की कौन कौन सी जनजातियों को हमारे सिलेबस में दिया गया है उसके बारे में भी देखेंगे। और उसके बाद में विश्व की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों की सोशल, इकोनॉमिक्स, कल्चरल जो भी विशेषताएं हैं उनकी अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि जनजाति है क्या? इस शब्द का क्या अर्थ है? कौन लोग होंगे जनजाति में? अक्सर हम देखते हैं भील, मीणा, जो हमारे क्षेत्र में है, भील, मीणा, ये सब जनजाति हैं। लेकिन हम किस मानव समूह को जनजाति कहेंगे? इसलिए सबसे पहले हम जनजाति की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। और हो सकता है कि 1 नंबर का प्रश्न पूछ ले कि जनजाति किसे कहते हैं। तो जनजाति की डेफिनेशन सबसे पहले लिखो कि वह मानव समूह, जनजाति की परिभाषा लिख लो, परिभाषा, वह मानव समूह, ये डेफिनेशन है। देखो, वैसे अपनी किताब में किसी स्पेशल विद्वान की डेफिनेशन का उल्लेख नहीं किया गया है। एक सामान्य अर्थ के रूप में जनजाति को समझाया गया है। तो थोड़ा इस डेफिनेशन पे देख लो। डेफिनेशन क्या है कि वह मानव समूह जो आदिम ढंग से जीवन यापन करता है और सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अति पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करता है, जनजाति कहलाता है। यह पॉइंट आपको ये नोट करना है कि जनजाति एक मानव समूह है। इसका मतलब एक ह्यूमन ग्रुप है, एक मानव समूह है जो आदिम ढंग से जीवन यापन करता है। जीवन जीने का तरीका मीन्स उसकी सामाजिक और उसकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो आदिम है। आदिम मतलब पुराने मानवों की तरह वो जीवन यापन करता है। उनकी इकोनॉमी के सोर्स भी पुराने तरीके के हैं और उनका जो सोशल और कल्चरल बिहेवियर है, सामाजिक और आर्थिक व्यवहार है, वो भी आदिम तरीके का है। फिर इसने क्या लिखा है? नंबर 1 तो ये एक मानव समूह है। कैसा मानव समूह है? कि आदिम ढंग से जीवन यापन करने वाला मानव समूह है। फिर इसने लिखा है कि ये सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अति पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करता है। मीन्स जनजातियां सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समाज की ग्रुपिंग है, यानी ऐसा ग्रुप है जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। फिर जब इनकी अपन विशेषता पढ़ेंगे तो वहां नई नई चीजें निकल करके आएंगी। इनके इकोनॉमी के सोर्स आदिम है, कैसे आदिम है वो भी अपन लिखेंगे। इनका सोशल स्ट्रक्चर है वो भी आदिम है, कैसे आदिम है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये हो गई डेफिनेशन, क्लियर। उसके बाद हम इकोनॉमी पे आ जाते हैं।
अर्थव्यवस्था पे आ जाते हैं। आपने लिखा है कि इनका सोशल ढांचा है वो आदिम है, और अर्थव्यवस्था भी हमने लिखी है कि इनकी आदिम है। तो इनकी अर्थव्यवस्था क्या होगी? हमारे दिमाग में एक प्रश्न ये भी आएगा कि क्या हो सकती है इनकी अर्थव्यवस्था। यहां अर्थव्यवस्था से तात्पर्य जीवन जीने के स्रोत क्या है। तो ये जो ह्यूमन ग्रुप है, जनजातीय समूह है, इनकी अर्थव्यवस्था में आप पॉइंट लगा करके लिख दो। आदिम निर्वाह कृषि, ये इनकी अर्थव्यवस्था के स्रोत होंगे। वैसे प्रत्येक हम जब मानव जनजाति पढ़ेंगे तो उसकी प्रत्येक की इकोनॉमी की अलग अलग सोर्स है, लेकिन यहां हम एक ग्रुप में देख लेते हैं कि एक जनजाति के लिए इकोनॉमिक क्या एक्टिविटी हो सकती है। तो या तो वो आदिम निर्वाह कृषि करेंगे, जिनमें स्थानांतरित कृषि सबसे ज्यादा प्रचलन में है, वो करेंगे, या शिकार करेंगे, आर्केड कह दो, शिकार कह दो, एक ही चीज है। या फिर वनों से कंद मूल फल फूल वगैरह इकट्ठा करेंगे, संग्रहण करेंगे, उनको खाएंगे पिएंगे, अपनी आजीविका चलाएंगे। या फिर मत्स्यन की क्रिया करेंगे, मतलब मछली पाल पकड़ने की क्रिया करेंगे। या फिर गोमकड़ पशुचारण करेंगे। ये सोर्स है इकोनॉमी की। परिभाषा हो गई, अर्थव्यवस्था का चैप्टर हो गया। थोड़ा इनका समाज पे आ जाते हैं। समाज क्या होगा? समाज आदिम सामाजिक, ये हम प्रत्येक का हिस्सा बना करके इसकी स्टडी करेंगे। तो समाज क्या हो गया? आदिम सामाजिक ढांचा है। परिवार, विवाह, संस्कार, ये सारी चीजें उन मूल्यों का अनुसरण कर रही है जो बहुत टाइम पहले थे, और मौजूदा टाइम में शिक्षा और विज्ञान के विकास के बाद जिन मूल्यों में परिवर्तन आया है, वो परिवर्तन इन जनजातियों में देखने को नहीं मिल रहा है। तो पहली चीज क्लियर हो गई, आदिम सामाजिक ढांचा है। ये परंपरागत मूल्यों और मान्यताओं को अभी भी संजोए हुए है। कौन परंपरागत मूल्य और मान्यता? जैसे देवी आत्मा हो गई, पैतृ पूजा हो गई, प्रकृति में विश्वास रखना, ये चीजें होगी, ये परंपरागत मूल्य हैं, इनका आज भी ये अनुसरण कर रहे हैं। शिक्षा की नगण्यता है, क्योंकि आज भी ये ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जो बहुत विषम परिस्थितियों वाले हैं, जहां शिक्षा का कोई साधन नहीं है। आधुनिकता का प्रभाव मीन्स विज्ञान और टेक्नोलॉजी से ये बहुत दूर है। हाँ, एक चीज यहाँ नोट हो गई, और किताब ने बार बार उस पर इंडिकेट भी किया है कि कुछ जनजाति हैं जिसमें सामाजिक बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि कुछ जनजातियां सरकारी प्रयास की वजह से भी हुई होगी, या आधुनिकता का जो आसपास का वातावरण था उसमें बदलाव आया, उसकी वजह से उसमें कुछ न कुछ सामाजिक चेंजेस आ रहे हैं। तो कौन जनजाति है, उसमें क्या सामाजिक चेंजेस आ रहे हैं, उसको भी अपन नोट करेंगे। तो ये दो कॉमन विशेषता होगी, अर्थव्यवस्था क्या है और उसका समाज कैसा है। अर्थव्यवस्था और समाज क्लियर हो जाने के बाद हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न आता है कि दुनिया के अंदर जनजातियां कहां निवास करती है। वैसे अलग अलग जनजाति का अलग अलग हैबिटेंट एरिया है, निवास क्षेत्र है, लेकिन कॉमन रूप से तुम्हें एक नंबर का प्रश्न पूछ ले कि जनजातियां कहां निवास करती है, तो फिर हमारे सामने एक दुविधा पैदा होगी। तो फिर शॉर्ट में अपन देख लेते हैं इनका निवास क्षेत्र क्या है। निवास क्षेत्र, ध्यान रखना, ये विषम पर्यावरणीय दशाओं वाले क्षेत्रों में निवास करती है। ये लोग है वो विषम पर्यावरणीय दशा वाले क्षेत्र होते हैं, वहां इनका निवास रहता है। अब प्रश्न ये उठेगा कि विषम पर्यावरणीय दशा में कौन आएंगे। तो आप पॉइंट 2 भी पॉइंट लिख दो, विश्व के अति शीत प्रदेश, दूसरा अति उष्ण प्रदेश, अति उष्ण, जिसमें आप ये भी लिख सकते हो
मरुस्थल हो सकता है। तीसरा, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हो सकते हैं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हो सकते हैं। चौथा, घास के मैदान हो सकते हैं, घास के मैदान व घने जंगल हो सकते हैं। फिर हम एरिया वाइज अलग देखेंगे, लेकिन कॉमन इन 4 क्षेत्रों के अंदर ये लोग मिल सकते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में मिलेंगे, शीत प्रदेश का मतलब ध्रुवीय प्रदेश हो सकते हैं, ऊंचे पर्वतीय जहां बर्फ जमी हुई वो। लेकिन यहाँ जो शीतल प्रदेश का मतलब है वो ध्रुवीय क्षेत्र है। अति उष्ण क्षेत्र का मतलब हो गया दुनिया के गर्म इलाके जहां स्पेशली मरुस्थलीय दशाएं मिलेगी। ऊंचे पर्वतीय बेल्ट हो गए, दुनिया में अल्पाइन के बेल्ट है जहां पर अच्छी खासी जनजातियां निवास करती है। और कुछ घास के मैदान और घने जंगल है। फॉर द एग्जाम्पल इक्वेटर के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र। तो नॉर्मल रूप से आपको पूछ ले कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो ये विषम भौगोलिक दशाओं वाले, विषम पर्यावरणीय दशाओं वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। शीत प्रदेश, अति उष्ण, ऊंचे पर्वतीय प्रदेश, घास के मैदान और घने जंगलों में इनका निवास होता है। फिर हमारी किताब ने एक 2 नंबर का प्रश्न सौंपा है हमें, और उसमें स्पेशली नोटिस किया है कि विश्व की कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं जो कुछ स्पेशल बेल्ट में रहती है। पहले तो अपन उनका नाम नोट कर लेते हैं कि कौन सी जनजाति है जिसका नाम हमारी किताब ने नोट किया है। और दुनिया के 5 इलाकों का अलग अलग इन्होंने जिक्र किया है, 5-6 इलाकों का, कि शीत प्रदेश में रहने वाली जनजाति, उष्ण प्रदेश में रहने वाली जनजाति, घास के मैदान में, उष्णकटिबंधीय वनों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति। तो हम पहले तो उनको लिख लेते हैं और उसके बाद उनका थोड़ा सा मैपिंग करेंगे और उसके बाद हम इंडिविजुअल जनजाति पे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लिखो ध्रुवीय निवास क्षेत्र, या लिख दो प्रमुख जनजातियां, डायग्राम बना दो, प्रमुख जनजातियां। पहला नंबर डालो ध्रुवीय शीतल प्रदेश। यहां देखो प्रमुख जनजातियां। वैसे दुनिया में बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं जनजातियों की स्टडी करेंगे जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ 1-1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। पिछले कई वर्षों से बारी बारी से प्रश्न पूछा जाता है कि फला प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति का नाम बताइए एक जनजाति का, या उक्त जनजाति कौन से प्रदेश में निवास करती है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो हमारी किताब में 6 प्रमुख क्षेत्रों का जिक्र किया गया है। ध्रुवीय शीतल प्रदेश की जनजाति, 2 जनजातियों का नाम दिया है, एस्किमो और शमोइड का। और एस्किमो का किताब में लंबा जिक्र भी है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। दूसरा दिया है विश्वतीय वन क्षेत्र। विश्वतीय वन क्षेत्र की 3 प्रजातियां, 3 जनजातियों का जिक्र किया है, पिग्मी, सेमांग और सकाई। फिर उष्ण शुष्क मरुस्थल। वैसे दुनिया में मरुस्थलों में बहुत सारी जनजातियां, लेकिन अपनी किताब में केवल एक जनजाति का जिक्र है, और वो जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। अफ्रीका का मरुस्थल है कालाहारी, और वो जनजाति है बुशमैन। और बुशमैन का भी किताब ने बड़ा जिक्र किया है। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। दुनिया में 2 घास के मैदान पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और दूसरा समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में जो मिलेंगे उसमें मसाई और बद्दू 2 जनजातियों का अध्ययन है। वैसे अध्ययन नहीं है, नाम है, यहाँ अपन को नाम नोट करना है। समशीतोष्ण घास के मैदान में किर्गिज मिलेगी, किर्गिज। इसके अलावा दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्र है, जैसे भारत के इलाके हैं, यहाँ भारत की जनजातियों का जिक्र है, जैसे भील है, गोड़ है, संथाल है, मीना है और नागा है, जिनमें से भील और गोड़ का यहाँ जिक्र किया गया है हमारी किताब में। तो हम भील और गोड़ को भी अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। 4 जनजातियों का हमारी किताब में लंबा जिक्र है। थोड़ा सा हम सामान्य, ज्यादा तो जब डिटेल से पढ़ेंगे तब देखेंगे, एक सामान्य स्टडी के तौर पे देख ले कि ये जनजातियां दुनिया में कहां कहां मिलेगी।
इक्वेटर लाइन है। सबसे पहले अपन ध्रुवीय शीतल प्रदेश की बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया में तो वैसे कोई जनजाति है नहीं, ये आर्कटिक प्रदेश हो गया, ये एशिया का क्षेत्र हो गया। थोड़ा सा अपन जिक्र कर लें ध्रुवीय शीतल प्रदेश, एस्किमो और सेमोइड की बात कर लें। एस्किमो का बेल्ट रहेगा ये कनाडा का, ये एस्किमो क्षेत्र है। एस्किमो का तो डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ ज्यादा कोई लिखने की जरूरत नहीं है। कनाडा और ग्रीनलैंड के ध्रुवीय प्रदेश में ही रहते हैं एस्किमो। सेमोइड की बात करें, सेमोइड साइबेरिया में मिलेंगे। वैसे इसमें क्या होता है कि जब आप बड़े एग्जामों में देखोगे तो ध्रुवीय प्रदेश की जनजातियां, जिसमें एस्किमो, सेमोइड, याकूत, चुकची, ये साइबेरिया की जनजातियां, युकादिर, ये सारी ध्रुवीय प्रदेश की जनजातियां हैं। हमें दो जनजातियां याद रखनी है, बाकी एस्किमो बेल्ट में पढ़ लेंगे एस्किमो के समान कौन सी जनजाति है। तो एस्किमो का बेल्ट हो गया कनाडा का और ग्रीनलैंड का एरिया, ये ग्रीनलैंड का एरिया है, यहाँ एस्किमो मिलेंगे। जब बात अपन सेमोइड की करते हैं तो ये इसका रशिया का एक प्रायद्वीप है, तैमूर प्रायद्वीप, यहाँ मिलेगा आपको, जिसमें नॉर्थ सागर के आसपास का एरिया है। तो यहाँ अपन को मिलेगा सेमोइड। सेमोइड दोनों ही ध्रुवीय हो गए, क्लियर हो गया। उसके बाद विषुवतीय वन क्षेत्र, ये जनजातियां ध्रुवीय क्षेत्र विषुवतीय क्षेत्रों के आसपास की है, इक्वेटर के आसपास की है, जिसमें पिग्मी अफ्रीका में मिलेगी, कांगो बेल्ट में। तो पिग्मी के पास आप नोट कर सकते हो, कांगो गणराज्य में मिलेगी पिग्मी। जायर नदी वाला बेल्ट ये एरिया है, पिग्मी। विषुवत रेखा के आसपास बारिश ज्यादा होती है, इसलिए वन ज्यादा है, तो ये लोग वहां मिलेंगे, पिग्मी। उसके बाद सेमांग की बात कर लें। सेमांग और शकाई, ये दोनों मलय प्रायद्वीप के एरिया में, मलेशिया के आसपास के क्षेत्र है। तो सेमांग और शकाई दोनों के पास आप मलेशिया लिख सकते हैं। मलेशिया, ये जो पूर्वोत्तर के द्वीप वगैरह, ये जो मलय प्रायद्वीप वाला बेल्ट है, यहाँ आपको मिलेगी सेमांग और सकाई। उत्तरी मलेशिया के अंदर सकाई मिलेगी, सेमांग मिलेगी, और सकाई है वो मलेशिया प्रायद्वीप के आसपास मिलेगी। जो भी है, दोनों को अपन मलेशिया क्लियर कर लेते हैं। तो विषुवतीय वन क्षेत्र की हो गई। अफ्रीका में और भी मिलती है, यहाँ अपन पिग्मी एक के बारे में देखेंगे। फिर है उष्ण शुष्क मरुस्थल कालाहारी की, बुशमैन वाली। हालांकि बुशमैन को हम लंबा डिटेल से पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका के आसपास ये एरिया है, कालाहारी का है, जिसमें बोत्सवाना प्रदेश पड़ता है। हालांकि आसपास में छोटे छोटे और भी देश है। इस पूरे एरिया को जहाँ ये लोग रहते हैं, बेचवाना लैंड एरिया बहुत प्रसिद्ध है, वो अपन जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे वहां ले लेंगे। तो बुशमैन हो गया। उसके बाद उष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश की जनजातियां, जिसमें मसाई और बद्दू। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, आपने घास के मैदान पढ़े होंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान काफी चर्चित है, जैसे यूरेशिया बेल्ट के अंदर है, जिसको स्टेपीज कहते हैं, अमेरिका वाले को प्रेरी कहते हैं,
अर्जेंटीना वाले को पंपाज कहते हैं, अफ्रीका वाले को वेल्ड्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले को डाउन्स कहते हैं और न्यूजीलैंड वाले को कैंटरबरी कहते हैं। ये भी आगे आएगा जब अपन व्यवसाय पढ़ेंगे उसमें। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जैसे ब्राजील के अंदर है कंपाज है, और अफ्रीका के अंदर है सवाना, और वेनेजुएला में लानोस। तो यहाँ जो इसकी बात की जा रही है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, मसाई और बद्दू प्रदेश। वैसे बद्दू अरब के, मसाई तो है अफ्रीका की, मसाई अफ्रीका की है और बद्दू है ये अरब प्रदेश के। वैसे ये जो घास के मैदान है ये 5 से लेकर 20 डिग्री के आसपास मिलेंगे, पूरे विषुवत रेखा पे नहीं मिलेंगे, विषुवत से थोड़ा नॉर्थ या साउथ की तरफ। ये मसाई जो लोग है अफ्रीका में, ये साउथ की तरफ रहते हैं 1 से 5 डिग्री में। ये वाला बेल्ट है इनका, ये वाला मसाइयों का बेल्ट है, ये मसाई मिलेगी। वैसे यहाँ पठारी बेल्ट है, ये पूरा क्षेत्र है वो पठारी है। केनिया, तंजानिया और युगांडा इसके आसपास का एरिया है, पठारी बेल्ट है, 1 डिग्री से 5 डिग्री के पास का है। और केनिया, तंजानिया और युगांडा, इनके बीच में विक्टोरिया झील है, उसके आसपास ये लोग रहते हैं। उसके बाद बद्दू की बात करें तो बद्दू नॉर्थ में आ जाएंगे, ये अरब प्रायद्वीप में है। बद्दू आपको मिलेंगे अरब में, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरब, 3 देश है। सऊदी अरब में भी है, सीरिया में भी है और जॉर्डन में भी है। अरब प्रायद्वीप की बात करेंगे तो ये अरब का हिस्सा हो गया, ये जॉर्डन का हिस्सा हो गया, ये ऊपर सीरिया है और इधर इराक है। तो ये सीरिया का हिस्सा, ये जॉर्डन का हिस्सा, ये अरब प्रायद्वीप, अरब यानी सऊदी अरब, इस पूरे के अंदर ये लोग मिलेंगे बद्दू। क्लियर हुआ? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान आएंगे। किर्गिज, ये मध्य एशियाई बेल्ट है, त्यान शान पर्वत का एरिया है, किर्गिस्तान वगैरह ये वाला क्षेत्र समझ लो आप। ये त्यान शान पर्वत है, किर्गिस्तान का एरिया आएगा, त्यान शान पर्वतीय बेल्ट में ये लोग रहते हैं। उसके बाद दुर्गम पहाड़ी, तो ये भारत का है। भारत वाले में अपन देखेंगे भीलों, गोंड, संथाल, मीणा, नागा। वैसे भील स्पेशली महाराष्ट्र मध्य प्रदेश का जो बेल्ट है, गोंड छोटा नागपुर का पठार और एमपी का बेल्ट, संथाल प्रगना अर्थात झारखंड और पश्चिम बंगाल में संथाल मिलेंगे। मीणाओं का स्पेशली राजस्थान एरिया है और नागालैंड का नागा जनजाति। ये हो गया जनजातियों के निवास क्षेत्र, कौन सी जनजातियां कहाँ निवास करती है। तो अपन ने एक सामान्य मैप के जरिए इनकी स्टडी की। अब थोड़ा सा अपन ये देख लें कि जब हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो जनजातियों की कौन कौन सी विशेषता हमें इस किताब पढ़नी। अब इंडिविजुअल जनजाति का चैप्टर आएगा, एक एक जनजाति को पढ़ना है, तो हमें जनजाति को किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप सबसे पहले एक चीज लिख लो कि हम जनजातियों का अध्ययन किस रूप में करेंगे।